उपचयन, अपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें 3 परिभाषाएं हैं: उपचयन, अपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया। पहला हेडिंग है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास के मतलब क्षय होने पर वह अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो याद रहे बच्चों, उपचयन में ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास। उदाहरण में है कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कॉपर है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए यह उपचयन अभिक्रिया अथवा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब अगला हेडिंग है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया का अपोजिट होती है। किसी अभिक्रिया में सम्मिलित पदार्थ से हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास के मतलब कमी हो तो यह अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। ठीक अपोजिट है, उसमें ऑक्सीजन का योग होता था तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास अर्थात कमी, और उसमें हाइड्रोजन की कमी होती थी तो इसमें हाइड्रोजन का योग होगा। उदाहरण में ठीक उसी का अपोजिट उदाहरण है, जैसे ये है इसी का अपोजिट कर देंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर और ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन का ह्रास है, इसलिए यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। बच्चों अब अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया को ही हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके मतलब ये हुआ कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल हो। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में है CuO+H2 से बन रहा है Cu+H2O, यानी कॉपर और जल बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपचयन यानी कमी होना। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो यह अपचयन अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन के मतलब ऑक्सीकरण। इसका एक और उदाहरण देते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है, कमी हो रही है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन बढ़ता है, याद रखें, ठीक है।
ऑक्सीकरण के मतलब ऑक्सीजन बढ़ता है और अपचयन के मतलब घटता है। तो कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ गया है, इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इसलिए यह कमी की मतलब अपचयन अभिक्रिया है। अब अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर लिखिए। ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा, उदाहरण और रेडास अभिक्रिया ये प्रायः बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं। तो अब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में हमें अंतर पढ़ना है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में अंतर देखेंगे। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जब ये याद हो जाएगा तो ये तुरंत याद हो जाएगा। अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी होती है, चाहे त्याग करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का त्याग किया है, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया है। और कार्बन है जो ऑक्सीजन ग्रहण किया है, इसलिए यह ऑक्सीकरण है। बच्चों, मैं ये सब पहले से ही लिख करके सेट किया हूँ ताकि पढ़ाने में हमें कम समय लगेगा और कम समय में हम अधिक से अधिक पढ़ा लेंगे। अब ऑक्सीकरण और अपचयन का ये दूसरा अंतर है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत बढ़िया पहचान करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन का। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि अपचयन अभिक्रिया में कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ये मेन पॉइंट है। दूसरा अंतर, पहला तो है इम्पॉर्टेंट और दूसरा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पहला से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो दूसरा है। अब अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन के दो दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे, जो ऑक्सीजन का संयोग और ह्रास यहाँ पर इस समीकरण में नहीं है। यहाँ पर हम कैसे पहचान करेंगे, थोड़ा ध्यान दें। सोडियम और क्लोरीन मिल करके ये सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो ध्यान देंगे, ये सोडियम परमाणु के रूप में है, तो इस पर आवेश शून्य है। ध्यान देंगे, क्लोरीन अणु के रूप में है, तो इस पर भी शून्य होगा। सोडियम की संयोजकता शून्य, क्लोरीन की संयोजकता शून्य, और ये सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम धन आवेश होता है और क्लोराइड ऋण आवेश होता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है। यहाँ पर 0 से बढ़कर क्या हो गया, +1, इसलिए ये सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। और क्लोरीन का देखें, ये क्लोरीन में एक घट रहा है, तो ये अपचयन है। यहाँ पर भी देखेंगे, अगला एक और उदाहरण है, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम से आयरन और एल्यूमिना प्राप्त होता है। एल्यूमिना, Al2O3 को हम एल्यूमिना भी कहते हैं, याद रखें। इससे मतलब नहीं है कि ये क्या है, ये नहीं पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखें, Fe2O3 में
Fi की संयोजकता 3 मानी जाएगी। ये 3 इधर और 2 इधर, यानी ऑक्सीजन की 2 और आयरन की 3। तो इसका 3 है, इसका 2 है। एल्युमिनियम ये परमाणु के रूप में है तो ये 0 लिखा जाएगा, इसकी संयोजकता 0। तो यहाँ पर देखेंगे ये आयरन ये भी परमाणु के रूप में है तो ये 0। अब यहाँ पर देखें ये Fi का +3 से घट करके 0 हो गया तो कम हो गए तो अपचयन होगा। संयोजकता कम हो गया तो अपचयन। एल्युमिनियम का संयोजकता 0 माना जाएगा, परमाणु के रूप में है ना, तो एल्युमिनियम का संयोजकता 0 माना जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे एल्युमिनियम की बात है, यहाँ पर ये 3 है तो एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, यहाँ पर 0 से 3 बढ़ गया, यानी क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। उपचयन या ऑक्सीकरण एक ही बात है। अब श्वसन, दहन तथा संक्षारण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण दें। तो ये हम इसको भेज दिए हैं, पढ़ लेंगे। श्वसन में जैसे देखेंगे, जब हम वायु में सांस लेते हैं तो ये वायु कोश झिल्लियों का एक उपार क्षेत्र घेरे रहता है तथा O2 झिल्लियों से रक्त में विसरित हो जाते हैं तथा यह शरीर की असंख्य कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। इन कोशिकाओं में श्वसन होता है तथा साथ ही C6H12O6 के दहन से CO2 तथा H2O उत्पन्न होता है। जैसे ये उदाहरण में दिया गया है, C6H12O6 ऑक्सीजन में दहन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब देखेंगे दहन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है, दहन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर है C4H10, इसको हम ब्यूटेन बोलते हैं। C4H10 को ब्यूटेन बोलते हैं। यह ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करता है। ये 13/2 O2 है, तो हम चाहेंगे तो पूरे समीकरण में 2 का गुणा करके हम ये भी समीकरण लिख सकते हैं, या तो ये लिखें या ये लिखें, दोनों में से कोई एक। 2 का गुणा हुआ है, ये भी 2 का गुणा हुआ है, ये भी 2 का गुणा हुआ है तो 8 CO2, ये भी गुणा हुआ है 2 का तो 10 H2। अब अगला हेडिंग है संक्षारण। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं तो ये संक्षारित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं तो ये संक्षारित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण में है लोहे का जंग लगना, अर्थात लोहा जब ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो इसका संक्षारण हो जाता है। जैसे में देखेंगे Fi लोहा है, ऑक्सीजन और जल XH2O के मतलब जल के कुछ अणु,
तो जल के कुछ अणु और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो Fe2O3 इंटू XS2O, यही जंक का सूत्र है। शेष अगले दिन।